हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश जोशी है और आज हम पढ़ेंगे जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी। जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी को पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमें बहुत सारे सिस्टम्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के नाम लिख रहा हूँ। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम जिसको जीआईटी कहते हैं, अगला है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम हो जाता है, फिर हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम। ठीक है, ये हो उसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इतना ये 5 सिस्टम्स के बारे में जानना तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे बॉडी में। और अगर आप इस 5 सिस्टम के बारे में जान लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी के बारे में पता चल जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं क्या करूँगा जान के जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी के बारे में। तो मैं आपको अगर बता दूँ कि अगर आपने इस जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी का वीडियो देख लिया तो आपको 11 और 12 का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये एक वन शॉर्ट वीडियो है पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कैसे हार्ट से ब्लड आता है, कैसे वो लंग्स की तरफ जाता है, कैसे वो किडनी की तरफ जाता है, कैसे लिवर की तरफ जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद भी कि यार ये हार्ट से लंग के पास कैसे ब्लड जा रहा है, या मान लो कि ये लीवर के पास कैसे ब्लड चला जाएगा, या ये स्टमक के पास कैसे चला जाएगा। और बहुत सारे लोगों के मन में तो ये भी आएगा यार मैं जो खाना खा रहा हूँ वो एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, और वो अगर एब्जॉर्ब हो भी रहा है तो वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा कैसे रहा है, और वो फिल्टर्ड आउट कैसे हो रहा है। राइट। इसके आगे मैं एक और सिस्टम के बारे में जिक्र कर दूं, एक्स जो मैंने बात एक्सक्रेशन, तो एक्सक्रेशनल सिस्टम। तो ये सब सिस्टम्स है जो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करती है, जिनके बारे में हमें जानना है और हम बहुत शॉर्ट में जानेंगे सब सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, सपोज करो एक आदमी है, ये आप ही की तरह एक नन्हा मुन्ना बच्चा है। ये आदमी का क्या हो गया, नाक हो गया, और ये आदमी का क्या हो गया, मुंह हो गया। ठीक है, और डायग्राम अच्छा नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है, और ये आदमी का गला हो गया, आदमी इधर की तरफ देख रहा है। ठीक है, राइट। ये इसका मुंह हो गया, इधर से वो खाना खाता है। जैसे ही वो खाना खा रहा है ना, तो उधर देखो दो चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर जो होता है वो आगे की तरफ होता है, और एक चैम्बर जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। चैम्बर यानी ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे दो जगह, एक दो ट्यूब होती है, एक सामने की तरफ होती है, एक पीछे की तरफ ट्यूब होती है। ठीक है, जो सामने की तरफ होती है इसको हम कहते हैं एंटीरियर ट्यूब या रेस्पिरेटरी ट्यूब, और जो पीछे की तरफ ट्यूब होती है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्यूब, और ईसोफेगस भी हम इसको कहते हैं। और ये हमारा जो होता है ये पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, क्योंकि इंसान ऐसे देख रहा है तो इसका सामने वाला पोर्शन बना, और ये पीछे की तरफ है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। ठीक है, तो पीछे की तरफ पोस्ट जीआईटी कंस्टिट्यूट होगी और आगे की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंस्टिट्यूट होगी। दो सिस्टम के बारे में तो हमने ऐसे ही जान लिया। ठीक है, जब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करता हूँ कि सपोज करो ये एक इंसान है, ये इंसान ऐसे है सपोज करो। ठीक है ना, मतलब कोई बात नहीं, एक टांग नहीं होती उसकी, दो टांगे होती हैं। ठीक है, दो टांगे हैं इस इंसान की, ये रही दो टांगे हैं इस इंसान की, और ये इसके दो हाथ है, ये इसका पूरा शरीर है, और ये इसका पूरा हेड है। मैं अब फोकस कर रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में फोकस कर रहा हूँ और जब मैं इस इंसान को सामने से देख रहा हूँ, तो मैं ऐसा देखूंगा कि देखो भैया जो ट्यूब आई थी ना, ये ट्यूब की दो ब्रांचेस हो गई। ठीक है, ये ट्यूब की दो ब्रांचेस हो गई, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ट्रेकिया कहते हैं। राइट, और ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं हम इसको, ब्रोंकस। और यही इन्फ्लेमेशन हो जाती है कभी कभार बहुत सारे बीमारियों में। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है सूजन आना या इन्फेक्शन की वजह से फूल जाना, ये बहुत सारी कैटेगरीज है इन्फ्लेमेशन के अंदर में। तो बताओ ये जब ट्यूब जो होगी ये फूल जाएगी या सूज जाएगी, तो मोटी ट्यूब होती है ना, मतलब ये ऐसी ट्यूब होती है, और ये मतलब ऐसा समझ करो, मैं आपको क्रॉस सेक्शनल दिखा रहा हूँ इस ट्यूब का। ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का। राइट, तो ये इसके अंदर में क्या है, ये ट्यूब के अंदर में मसल्स है। जैसे आपने घर में पाइप देखा होगा, पाइप भी तो ऐसा ही होता है। तो मुझे बताओ अगर ये सूज जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगा ना। ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब ये अंदर का जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला क्या सूज के मोटा हो गया, तो कंप्रेस करेगा और हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, बहुत सारी बीमारी हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज से भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में भी पढ़ सकते हैं। सीओपी डिजीज के बारे में आपने सुना होगा, कोई बात नहीं। तो ये जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। और ये ब्रोंकस आगे जुड़ा हुआ होता है लंग से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ होता है, लंग से। दो लंग्स होते हैं हमारे पास, एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है।
राइट लंग का 3 लोब आप पढ़ोगे और लेफ्ट लंग का आप 2 लोब पढ़ोगे। कोई भी लोब मतलब क्या, डिविजन्स हो गए, हमने इनको डिवाइस किया कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, ये जो ब्रोंकस होते हैं ना, ये ब्रोंकस अंदर में भी बार बार डिवाइड करते रहते हैं, बार बार, और बहुत अल्टीमेटली जाके जैसे ब्रोंकस है फिर डिवाइड करेंगे, क्या बनेंगे, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल बनेंगे, फिर टर्शरी बनेंगे, फिर कुल मिलाकर 23 डिविजन्स होते हैं, आपको पता है, 23 डिविजन्स होते हैं। और उसके बाद में जाके आपको मिलता है एल्वियोलाई। तो अंदर में क्या होता है, एक बैग होता है सांस लेने की, एक बैग होती है एल्वियोलाई, वो इस तरह की होती है, और यहाँ से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऑर्गन है शरीर में, उसको क्या खून की जरूरत है ना, क्यों खून की जरूरत है यार, सबको ब्लड चाहिए यार, हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए। देखो ना, आप कहीं से भी काट तो ब्लड निकलने लगेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लड की सप्लाई होगी, इस लंग्स में भी क्या होगा, ब्लड का सप्लाई होगा, तो इस एल्वियोली में भी क्या होगा, ब्लड का सप्लाई होगा। तो क्या होता है, इस एल्वियोली को भी ब्लड का सप्लाई होता है, ऐसा हम कह सकते हैं वैस्कुलर बैग है, क्योंकि ये सराउंडेड होता है ब्लड वेसल से, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल है ना, अब होता क्या है, जब हमने जब सांस ली, जब हमने सांस ली, ये जो सांस है, जब हम सांस ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन और CO2 जो भी है पूरा एयर है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, ब्लड में तो गैस है नहीं, ब्लड तो मोस्टली लिक्विड है, तो होता क्या है, ये जो गैस है ये अंदर में डिफ्यूज कर जाता है, आपने प्रोसेस पढ़ा होगा डिफ्यूजन। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में चला जाता है, और हम ऐसा कह सकते हैं हमारा जो फाइनली ब्लड बना वो हो गया ऑक्सीजिनेटेड। कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। पहले कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजिनेटेड, अभी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ऑक्सीजिनेटेड, पहले क्या था, डीऑक्सीजिनेटेड था, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे जानेंगे इसके बारे में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, राइट। तो इतना आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में जानने का जरूरत है कि भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद क्या होता है आपका, ट्रैके के बाद आपका आता है ब्रोंकस, और ब्रोंकस के बाद क्या आता है आपका, बहुत सारा डिविजन्स, और ये क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के बारे में, किसके बारे में हम बात करेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के बारे में जानने से पहले मैंने आपको जो पहले बताया था वो बात आप वापस समझिए कि GIT जो होता है वो क्या पोस्टीरियर डिवीजन होता होगा, याद होगा आपको, सामने की तरफ तो रेस्पिरेटरी था और पीछे की तरफ क्या था, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम था। पीछे की तरफ क्या है, हम जो भी खाना खाते हैं वो पीछे वाले ट्यूब में जाता है, ना कि आगे वाले ट्यूब में जाता है। अगर आगे वाले ट्यूब में ही खाना चला गया ना तो इंसान का सांस रुक जाएगा और वो उसको सडन डेथ भी हो सकता है। तो क्या होगा, पीछे वाला ट्यूब में क्या चलेगा, पोस्टीरियर साइड में हमारा खाना चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। वो जो ईसोफेगस है ये आगे जाके कंटिन्यू होता है, ये आगे जाके कंटिन्यू होता है, इसको हम कहते हैं स्टमक। और स्टमक जो होता है फर्दर इसके बाद डिवाइड, मतलब स्टमक कंटिन्यू होता है आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम हिंदी में आंत भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो क्या होता है, हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है। ये मतलब ऐसे राउंड 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 आपको मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। और जब ये कॉइल्ड पार्ट होगा और बाद में जाके क्या होगा, ये कंटिन्यू होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, किसमें होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये कंटिन्यू होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये आपका बाहर में ओपन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रेक्टम, जहाँ पे हमारा फेसिस यानी जो हमारा स्टूल मटेरियल होता है वो स्टोर्ड होता है। और ये जो रेक्टम होता है बाद में एलिमिनेट किया जाता है एनल कैनाल के जरिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम आएगा, और रेक्टम के बाद क्या आएगा, एनल कैनाल आएगा आपका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा GIT सिस्टम होता है। GIT सिस्टम में क्या होता है, देखो भाई, हमने खाया खाना, हमने क्या खाया, हमने खाया खाना, ये खाना जो है ये खाना हमारे पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, उस खाना का डाइजेशन होगा। यहाँ पे जब खाना बहुत सारा डाइजेस्ट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, वो खाना का भाई जब आपने खाना को डाइजेस्ट कर लिया है तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा ना। तो जो न्यूट्रिएंट्स का जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा जेजुनम या एलियम में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो एक्सक्रेट आउट होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, हमारे पूरे बॉडी से हार्मफुल केमिकल का निकलना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं निकला तो हम मर भी सकते हैं। तो होता क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, देखो हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन को भी करना पड़ेगा। क्या पता हम जो इधर से देखो ना, अगर इधर पानी ही नहीं रहा, अगर से पानी नहीं रहा, अगर एकदम सूखा हुआ रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा ना मेटीरियल, तो ये क्या एकदम गीला गीला इसका टेक्सचर होता है। लेकिन बाहर में जाएगा तो इस पानी को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, बॉडी को तो पानी चाहिए डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और बहुत सारे ड्रग्स का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, और बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स का सेक्रेट आउट होता है। और फाइनली ये जो होता है ये रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और बाद में ये एनल कैनाल में निकल जाता है। ये पूरा का पूरा होता है GIT। तो हमने 2 सिस्टम के बारे में बात की, एक का नाम रेस्पिरेटरी सिस्टम था और दूसरे का नाम GIT सिस्टम था, ठीक है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये जाना कैसे एक ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। और जीआईटी सिस्टम में हमने जाना कैसे खाना एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद जो हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे वो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपको समझ में आ रहा है कार्डियक मतलब क्या, हार्ट, और वैस्कुलर मतलब क्या होगा, ब्लड वेसल्स हो गई, यानी कोई भी ऐसी वेसल्स, कोई भी ऐसी ट्यूब जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी तीन टाइप की होती हैं, एक का नाम है आर्टरी, एक का नाम है वेन, और एक का नाम है कैपिलरीज, राइट। तो तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ठीक है। यानी एक ही ब्लड वेसल्स का ब्रांचेस होती है, सबसे पहले आर्टरी होती है, फिर वो डिवाइड करती है तो क्या बनाती है, बहुत सारी कैपिलरीज बनाती है, फिर वो कैपिलरीज वापस मिक्स हो जाती है और फार्दर कंटिन्यू करती है, जिसको हम वेन्स कहते हैं, राइट। तो ये एक ही ब्लड वेसल्स का तीन पार्ट है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, राइट। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये आपस में एक सिस्टम बनाता है। हमने बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि भाई देखो ये तो क्या है, एक ट्रेकिया है, ट्रेकिया किसमें, ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है और ये हमारा लंग्स बन जाता है, इतना हमने बात देखा। इसके बाद हमारे जो सेंटर में होता है हार्ट, यानी और लेफ्ट साइड में हमारे क्या होता है, हार्ट होता है, और इसका एपेक्स जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। एपेक्स जो होता है, ये जो कोना है ये नीचे की तरफ होता है, दिस इज द कोना, देखो सी, इसको हम कहते हैं एपेक्स, राइट। तो ये हार्ट जो होता है ना, ये ऐसा हार्ट होता है, ठीक है। ये जो हार्ट होता है ये हार्ट का कोना होता है जो यहाँ पे लोकेटेड होता है, यानी दो लंग्स के बीच में हमारे पास क्या है, हार्ट है। देखो सबसे पहले समझने की बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हमारा पूरा का पूरा रिब केज है, हड्डी है, मसल्स है। जब आप इस हड्डी और मसल्स को निकाल के बाहर फेंक दोगे इंसान तो मर ही जाएगा, खैर कोई बात नहीं। तो उसके अंदर में आपको क्या दिखेगा, दो लंग्स दिखेगा, और बीच में इधर आपको लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट लंग से जुड़ा हुआ आपको क्या मिलेगा, हार्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, एक बात बताओ, ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये पूरा का पूरा अगर ऐसे सस्पेंडेड रहा और ये ट्यूब तो खींच के नीचे चला जाएगा, इंसान मर सकता है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, डायाफ्राग्राम होता है। डायाफ्राग्राम मतलब एक थाली होती है, थाली के ऊपर में लंग्स दोनों रखा हुआ है और बीच में क्या रखा हुआ है, लेफ्ट साइड के थोड़े नजदीक में हार्ट रखा हुआ है। ये राइट लंग होता है, ये लेफ्ट लंग होता है, और ये आपका हार्ट होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। मैं आपको हार्ट का सिर्फ लोकेशन बताया हूँ अभी तक, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये रिब्स और मसल्स जो होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं, उसके अंदर में जब आप जाओगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। और ये किस पे सिचुएटेड होता है, इसका नाम है डायफ्राग्राम, बहुत जरूरी है। अगर कल को मान लो डायफ्राग्राम में हर्निया हो गया, हर्निया मतलब परफोरेशन हो गया या फिस्टुला हो गया, कुछ भी हो गया, तो अंदर का सारा माल यहाँ पे आ सकता है और यहाँ का माल नीचे की तरफ जा सकता है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, पेशेंट मर सकता है। तो डायफ्राग्राम का होना बहुत जरूरी है। और डायफ्राग्राम होना इस बात से भी जरूरी है कि सपोज करो ये जो आपका लंग है ना, ये क्या करता है, हम सांस ले रहे तो ये फूलता है और सांस छोड़ते तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फूलता है छोड़ता है, फूलता छूटता है। तो ये डायफ्राग्राम जो है ये मेन मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट मसल है रेस्पिरेशन का। पता है आपको, जब आप इंस्पायर कर रहे होते हो, हवा को अपने अंदर में ले रहे होते हो ना, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। यहाँ पे मसल्स का होना, आपको लगता है कि नहीं सांस लेना ऑटोमेटिक है, नहीं, आप खुद से सोच के देखो, सांस लेके देखो, आपका लंग्स फूलेगा और डायफ्राग्राम जो होता है वो नॉर्मली डोम शेप का होता है, ऐसा डायफ्राग्राम होता है। तो एक बात बताना, जब ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी अपलोड करना है तो डायफ्राग्राम मस्ट बी फ्लैट, तो डायफ्राम को क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा। तो डायफ्राम को क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी जब जब डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब तब लंग्स क्या फूलता है और हमारे अंदर सांस इकट्ठा होता है। और जब जब डायफ्राग्राम एक्सपैंड होता है, वापस इधर से इधर जाएगा, एक्सपैंड होने जाएगा, तो हमारा ऑटोमेटिक एक्सपिरेशन हो जाएगा। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, यहाँ पे कोई एनर्जी खर्चा नहीं होता। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इस लंग्स के अंदर में क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है। कि उससे क्या होगा ऑक्सीजन में हेल्प करने का, मैं आपको आगे कार्डियोवैस्कुलर में इसमें बताऊंगा आगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट के बारे में जानना। जब मैं हार्ट के बारे में आपके बात करूं तो हार्ट का क्या होता है, चार चैम्बर होता है, ठीक है। इसको हम ऊपर का दो चैम्बर को हम कहते हैं एट्रियम, और नीचे का दो चैम्बर होता है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। हार्ट का क्या होता है, चार चैम्बर होता है, दो ऊपर दो नीचे। दो ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो एक बात बताना, अगर ये इंसान है, ये इसकी राइट आंख है, ये इसकी लेफ्ट आंख है, ये इसका मुंह है, और ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट पाँव है, इसका लेफ्ट पाँव है। तो एक बात बताना, अगर मैं हार्ट इधर रख के रखूंगा तो ये इसका राइट साइड होगा, और ये इसका लेफ्ट साइड होगा, ये इसका राइट साइड होगा, ये इसका लेफ्ट साइड होगा। दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत आसान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए भैया, आपने तो ऑर्गन के बारे में हमको पढ़ा है जिसका नाम था हार्ट, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात ये, भाई हम ऑर्गन के बारे में पढ़ तो रहे, लेकिन इसका कुछ फंक्शन भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ अपनी बेसिक नॉलेज से कि हार्ट का क्या फंक्शन हो सकता है। हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना। अब 10
आप 11 12 9 10 के लेवल पे खाली यही याद रखो कि ब्लड का जो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है, लेकिन इसके अलावा जब आप फर्दर आगे स्टडीज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हार्ट का फंक्शन ब्लड पंप करने के अलावा और भी है, जैसे कि पूरे बॉडी में होमोस्टेसिस को मेंटेन करना, पूरे बॉडी में ये मेंटेन करना किस ऑर्गन को कितनी ब्लड की सप्लाई चाहिए, ये भी हार्ट के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये आपका ब्रेन है, सबसे ज्यादा ब्लड और ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट आपके ब्रेन को होता है, क्योंकि ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम करना बंद करे तो हार्ट भी गया। तो हार्ट को पता है बात कि मैं ब्रेन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम ब्लड हार्ट के पास ब्रेन के पास पहुंचाएगा, और थोड़ा कम ब्लड जो होगा वो किडनी के पास या मान लो कि लेग्स के पास पहुंचाएगा, किडनी को ज्यादा पहुंचाएगा क्योंकि उसको एक्सक्रीशन करना, जो भी हमारा हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में बन रहा होता है मेटाबॉलिज्म के जरिए उसको एक्सक्रीट कराने के लिए। इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो हार्ट विल डिसाइड कि किसको कितना पंप किसको कितना ब्लड जाना है, ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो ये हार्ट का फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हार्ट का, सिर्फ ब्लड पंप करना ही नहीं होता है। तो एक बात मुझे बताओ, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट में ब्लड आना भी तो जरूरी है ना, बिना सप्लाई के बिना वो आउटपुट कैसे देगा। तो इधर क्या होता है, जो राइट एट्रियम होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाले जो ये हमारा दिल है यहाँ पे, तो ऊपर से जो ब्लड होगा वो हार्ट में आएगा, गंदा ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि देखो हमारे पूरे बॉडी में टिश्यूज है, हमारे पूरे बॉडी में कहीं पे ऑर्गन है कहीं पे कुछ, सबको ऑक्सीजन मांगता है, तुमको भी ऑक्सीजन मांगता है जिंदा रहने के लिए, तो ये इसको भी ऑक्सीजन मांगेगा कि नहीं जिंदा रहने के लिए। तो जितना भी ब्लड अगर उसमें गया, फ्रेश फ्रेश सारा ऑक्सीजन टान लिया, तो अब जितना ब्लड बचा वो डीऑक्सीजनेटेड बचा कि नहीं बचा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आएगा हार्ट के पास कि मियाँ मुझे बचाओ, तो मेरे अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों का दोनों सप्लाई कहाँ पे होगा, राइट एट्रियम में होगा। राइट एट्रियम में ऊपर से भी ब्लड आएगा और नीचे से भी ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। किसके जरिए आएगा, वेन्स के जरिए आएगा। किसके जरिए आएगा, वेन्स के जरिए आएगा, और इसका नाम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो ये क्या हो गया, वेन्स हो गया। अब हार्ट बोलेगा कि देखो भाई मेरे पूरे शरीर में, ये हार्ट है, ये हार्ट का शरीर है, ठीक है। तो हार्ट बोलेगा कि देखो मेरे पास तो सारा ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, अब ये जो राइट एट्रियम में मेरे पास ब्लड आया है, अब मैं उसको कहाँ, नीचे की तरफ फेंकूंगा। नीचे की तरफ क्या होता है, ओपनिंग होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, वाल्व मतलब एक ओपनिंग होता है जहाँ से ब्लड का नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ क्या होता है, स्टोर होता है। अब हार्ट क्या कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, तो यहाँ से ब्लड निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ से एक और आपके पास आर्टरी होती है, यहाँ पे जो आर्टरी होती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरी। तो हार्ट से क्या निकला, एक आर्टरी निकला, हार्ट से क्या निकला, एक आर्टरी निकला, जो क्या लेके जाएगा, यही डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाएगा। और ये कहाँ लेके जाएगा, पल्मोनरी, याद है, लंग्स को हम कहते हैं, पल्मोनरी से रिलेट करते हैं, ठीक है, लंग्स को हम पल्मोनरी से रिलेट करते हैं, मतलब ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड स्टोर था, ये सारा का सारा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स के पास गया। देखो क्यों गया लंग्स के पास, लंग्स के पास जाना बहुत जरूरी था इस ब्लड को। सपोज करो अगर ये नहीं जाता तो, अरे जाहिर सी बात है ना, ब्रेन क्या किया, अपना सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के पास भेजा, पूरा शरीर अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के पास भेजा कि भाई तेरा तुझको अर्पण, अब मुझको नया ब्लड दे, फ्रेश ब्लड दे, ऑक्सीनेटेड। तो हार्ट बोलेगा ओके मियाँ, आई विल डू दिस थिंग, कि मैं सारा ब्लड को कलेक्ट करूंगा, मैं उसको राइट वेंट्रिकल में भेजूंगा, राइट वेंट्रिकल से मैं दोनों किसमें भेजूंगा, मैं दोनों लंग्स में भेज दूंगा। पल्मोनरी आर्टरी के क्या हो जाएगा, ब्रांचेस हो जाएंगी, और वो क्या करेंगे, दोनों लंग्स में अपना ब्लड को भेज दिया। अब ब्लड तो चला गया लंग्स के पास, लंग्स से हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ऐसे डीप ब्रेथ करते हैं ना। तो जब हम डीप ब्रेथ करते हैं तो हमारा क्या होता है, बाहर में ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा है, और अंदर में क्या ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है एल्वियोली का मेम्ब्रेन से। याद होगा आपको कि ये एल्वियोली होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, ये डिफ्यूजन कर जाता है ना। तो क्या होता है, अब जो ब्लड बना वो कौन सा बना, पूरा ऑक्सीजन रिच ब्लड बना, ठीक है। अब क्या होता है, ये बात ध्यान से सुनना मेरी, कि यहाँ से निकलता है वेन, क्या निकलता है, वेन। तो ये लंग्स है, अब लंग्स से निकलेगा एक वेन, ये लंग्स है, लंग्स से निकलेगा एक वेन, ये कहाँ की तरफ जाएगा, ये जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम। अब राइट एट्रियम से कोई नाता जोता नहीं है, अब खुद बताओ कैसे नाता जोता होगा, अगर मान लो राइट एट्रियम में ओपन हो जाता है अगर ये, तो दोनों मिक्स नहीं हो जाता, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड और यहाँ से ऑक्सीडेटेड, तो मतलब क्या निकला, पूरा काम बेकार हो गया। ऐसा काम करना ही नहीं, कोई गवर्नमेंट थोड़ी है जो फालतू काम करेंगे। तो क्या है ये आपका
पूरा क्या हो गया, प्योर ब्लड आ गया, एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, राइट से और लेफ्ट दोनों लंग से आपके पास क्या आ गया, प्योर ब्लड हो गया। अब प्योर ब्लड आ गया, उसको नीचे की तरफ भेज दिया वेंट्रिकल की तरफ कि भैया वेंट्रिकल तुम्हारे पास मसल्स जो है बहुत स्ट्रांग है, तुम बहुत जोरदार कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे पास वेंट्रिकल्स होता है, क्योंकि एट्रिया वो काम कर नहीं सकता, एट्रिया काम खाली रिसीव करना है। अगर मान लो कि रिसीव किया और मान लो अगर वेंट्रिकल ही नहीं होता हमारे पास, सिर्फ एट्रिया होता, वो एट्रिया रिसीव किया और वहीं से अगर मान लो कि ये पंप सारा जुड़ा हुआ होता तो ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता कि वापस ब्लड पीछे की तरफ जा सकता था, राइट। तो इसीलिए भगवान ने क्या हमको वेंट्रिकल्स दी हैं। वेंट्रिकल्स क्यों है कि भैया देखो, एक का काम है कलेक्ट करना, तुम्हारा काम है क्या, तुम्हारा काम है सिर्फ सिस्टोल करना। बहुत भयंकर तरीके से इसका मसल से इतना जोरदार है, डायस्टोल भी करता है, ऐसा बात नहीं है, पर इसका मसल इतना पावरफुल होता है कि इतना तेजी से सिस्टोल करेगा कि यहाँ से एक वापस एक आर्टरी निकलेगा जिसका नाम है एओर्टा। क्या नाम है, एओर्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास एक और ब्लड वेसल्स निकलती है जिसका नाम होता है एओर्टा। ये एओर्टा क्या करता है, पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा ब्लड। ये एओर्टा क्या करेगा, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा। इतनी सी बात समझ में आई। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो कि भाई देखो, ये तो था आपका हार्ट, ठीक है, और मैं सिर्फ अब एओर्टा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये एओर्टा अगर हार्ट से निकलता है तो ये एओर्टा के क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक। ये एओर्टा के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। एक ब्रांचेस, कोई ब्रांचेस देखो, अब जाहिर सी बात है ना, ये हार्ट है, हार्ट से एक एकदम प्योर ब्लड कैरी करने वाला निकला, अब पूरे शरीर को ऑक्सीजन मांगता है, पूरा शरीर एकदम एक्टिवेट हो गया कि भाई देखो अब हमारे पास ऑक्सीजन आने वाला है, तो सब अपना मुंह खोल के खड़े हैं कि हाँ मेरे पास ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाए, ठीक है। तो भाई इससे बहुत सारे रिस्पेक्टिव ब्रांचेस निकलेंगे, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, तो किसको ऑक्सीजन चाहिए, दाहिने हाथ को चाहिए, बाएं हाथ को चाहिए, मतलब राइट हैंड को चाहिए, लेफ्ट हैंड को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, पाँव को चाहिए। तो राइट हैंड की तरफ चला जाएगा ब्रांच, लेफ्ट हैंड की तरफ ब्रांच चला जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रांच चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब नीचे भी तो जाना है ना, पाँव में बहुत जरूरी है। तो नीचे क्या हो गया, ब्लड चला गया, मतलब ये ट्यूब चला गया। अब खुद बताओ, यहाँ पे तो क्या है, आपका हार्ट है, और यहाँ से एक ट्यूब निकला जो पीछे की तरफ, मतलब देखो हार्ट के पोस्टीरियर साइड में ट्यूब जा रही है, ये हार्ट के एंटीरियर में नहीं है। मतलब सपोज करो मैं सामने में दिल है और यहाँ से ट्यूब निकला, अब ये ट्यूब ऐसे नहीं कि ऐसे नीचे चली जाएगी, ये ट्यूब जो है ये पीछे से होके जाएगी, ठीक है ना। डिसेंडिंग एओर्टा बोलते, डिसेंडिंग क्यों बोलते, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है। अब खुद मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे डायाफ्राम था जो हार्ट को सपोर्ट करा, जो नहीं होता तो हार्ट नीचे की तरफ गिर जाता। तो अब क्या होगा, ये इसको पेनिट्रेट करेगा, मतलब एओर्टा जो होता है इस डायाफ्राम को पेनिट्रेट करके नीचे की तरफ जाता है। ये एओर्टा पेनिट्रेट कर सकता है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है ना, तो ये एकदम एयर टाइट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरा चैम्बर को क्या करते हैं, हम एयर टाइट रखते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या, लंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको बात समझ में आ गई। एक और बात ध्यान से सुनना, ये जो हमारा हार्ट था, ये हार्ट में राइट एट्रियम में ब्लड को आना था नीचे से भी और ऊपर से भी। तो यानी जब वेना कावा, वेन्स जो होती हैं इनको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर वाले को क्योंकि ये सुपीरियर है, ऊपर से आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम होता है सुपीरियर वीना कावा। वीना कावा, वीना कावा क्यों लिखा, क्योंकि वेन्स होती हैं। तो इंफीरियर वीना कावा जो अगर पेनिट्रेट किसको करके जाएंगे, बिना डायफ्राम को पेनिट्रेट किए बिना नीचे से ऊपर ब्लड नहीं ला सकती हैं, और ये कहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, राइट एट्रियम में डिपॉजिट करेंगे। वहां से कहाँ की तरफ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, ये दोनों तरफ का लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स से फिर सारा ब्लड कलेक्ट होके आएगा, और वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका। और कौन सा ब्लड होगा, पूरा प्योर ब्लड होगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्योर ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, वहां से कहाँ पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल इतना खतरनाक मसल्स होता है इसके पास कि ये जो है पूरे बॉडी में हर जगह ऊपर नीचे सप्लाई कर देगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या, जब इतनी सी बात समझ में आ गई तो पूरा फिजियोलॉजी, पूरा एनाटॉमी सब समाप्त हो जाएगा आपका, मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया आपको, कि एक डायफ्राग्राम में ओपनिंग था इसका, एक डायफ्राग्राम में ओपनिंग था इसका, राइट। अच्छा, अब सुनो लंग्स के बारे में वापस। ये लंग्स था, दोनों लंग्स था, इसके बीच में हार्ट था, यानी यहाँ से क्या निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी आपकी ट्यूब्स। कौन सी ट्यूब निकलेगी, एओर्टा निकलेगी, जो कि पंक्चर करेंगी डायफ्राग्राम को और वो नीचे की तरफ जाएंगी। यहाँ से नीचे से एक ट्यूब आ रहा होगा जिसका नाम है इंफीरियर वीना का, जो पंक्चर करेगा और ये हार्ट के अंदर में जा रहा होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या, तो डायफ्राम को पंक्चर करने वाला सामान तो मिल गया। क्या लंग्स पंक्चर कर सकता है क्या, नहीं, लंग्स पंक्चर नहीं कर सकता। कैसे करेगा यार, कैसे बात बताओ, ट्रेकिया कर सकता है क्या, नहीं, ट्रेकिया भी नहीं कर सकता। ब्रोंकस कर सकता है, नहीं, ब्रोंकस भी नहीं कर सकता। बट एक ऐसा स्ट्रक्चर और है जो इस डायफ्राम को पंक्चर कर सकता है। गौर से सोच के देखो, गौर से सोचना है क्या, हाँ गौर से सोचना है। ये रहा, समझ में आ रहा है कुछ बात, डायफ्राम, देखो गौर से। क्या बताया था कि सामने की तरफ क्या होता है, रेस्पिरेटरी,
पीछे की तरफ क्या होता है, जीआईटी। तो यहाँ तो क्या लंग्स वंग्स बन जाएगा, और यहाँ पे हार्ट भी मिल जाएगा जो कि ऊपर नीचे इसका मेन वेसल से ऊपर नीचे जा रहा है। तो जीआईटी तो भाई हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगी ना, नीचे पेट है, इंटेस्टाइन है, सारा एकदम नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये जो ईसोफेगस है ये भी तो पेनिट्रेट करेगा कि नहीं करेगा, और सबसे पोस्टीरियर साला ये ईसोफेगस ही होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है देखो, ये ईसोफेगस डायफ्राम का पेनिट्रेट कर रहा है, हाँ डायफ्राम को पेनिट्रेट कर रहा है, और इस सारा का जो स्टमक है ये भाई जाहिर सी बात है, पेट क्या तुम लंग्स के पास जगह ही नहीं, कहाँ रखोगे, तो डायफ्राम तुम नीचे रखोगे, तो ईसोफेगस ऊपर में डायफ्राम नीचे में है, तो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो डायफ्राम को एक और ऑर्गन पेनिट्रेट कर रहा होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्टमक। तो सॉरी, जिसका नाम क्या है, ईसोफेगस है। तो गौर से देखना, पीछे में ये पीछे का, मैं ये पीछे में सपोज करो पीछे में चल रहा है, रुको मैं इसको पीछे बनाता हूँ, ये डार्क से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, मतलब ये इसके पीछे में है ऐसा, ठीक है। ये क्या है, ईसोफेगस है, जो कि हार्ट के भी पीछे में है, ठीक है, इनफैक्ट हार्ट के भी पीछे में है, और डायफ्राम को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर दिया। तो तीन स्ट्रक्चर्स हो गए जिसके बारे में देखा, जो पेनिट्रेट कर रहा था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी और जीआईटी, तीन सिस्टम्स के बारे में हमने बात की। आज हम इस लेक्चर में नर्वस सिस्टम के बारे में इतना बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, जीआईटी हो गया, ठीक है। अब एक्सक्रेशंस के बारे में थोड़ा एक बार जानकारी ले लेते हैं, और एंडोक्राइन के बारे में भी हम इस लेक्चर में बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, जब पूरा बॉडी काम कर रहा है, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिल रहा है, वो बॉडी क्या करेगा भाई, जाहिर सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम उससे न्यूट्रिशंस लेंगे, हमसे कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, लिपिड्स लेंगे, हम उससे क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, वो मोनोसैकेराइड्स। इतना डिटेल में मत जाना, सिंपल रखो एक बार, अगर आपको नहीं पता है तो। वो मोनोसैकेराइड्स क्या हो जाएंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं मोनोसैकेराइड, वो हर सेल के पास पहुंच जाते हैं मोनोसैकेराइड। जब वो मोनोसैकेराइड हर सेल के पास पहुंच जाते हैं तो वो क्या होगा, हर सेल को ग्लूकोज मिल गया। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस ग्लूकोज का वो ब्रेक डाउन करता है। ये बात आपको पता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है कि नहीं, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्यों होता है, रेस्पिरेशन पढ़ा है ना। इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन, या इसको रेस्पिरेशन मतलब ही एक्चुअली यही होता है, सांस लेना को रेस्पिरेशन नहीं कहते। सेल जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, इसको ये कहते हैं कि सेल्स के अंदर में क्या ग्लूकोज होता है, और वो सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन का डिमांड करता है, और इस ग्लूकोज को तोड़ता है ग्लाइकोलाइसिस करके, क्रेब्स साइकिल करके, और जो भी तुम्हारा है उसके बाद चेन होता है जिससे एनर्जी डिराइव होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके जरिए क्या होता है, हमको क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, एनर्जी रिच कंपाउंड, और सेल का क्या जीवन चलता रहता है। लेकिन एक बात बताओ, जाहिर सी बात है, जब आप गाड़ी में पेट्रोल भी डालते हो तो कुछ ना कुछ धुआं निकलता है कि नहीं निकलता, खराब प्रोडक्ट निकलता है कि नहीं निकलता है। तो वैसे यहाँ पे क्या खराब प्रोडक्ट निकलेगा, उस खराब प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना है। जब अंदर में सेल के अंदर में स्टोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब डिफ्यूजन होकर बाहर सेल से निकल जाएगा। जब सेल से बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी सप्लाई था ब्लड का, जो सप्लाई, जाहिर सी बात है ना, ऑक्सीजन इसको ब्लड से ही मिल रहा होगा, और सेल को कहाँ से मिलेगा ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा। अब तुम्हारा ब्लड में बहुत सारा दुनिया भर का कचरा आ गया, ठीक है। ब्लड में जब कचरा आ गया तो वो कचरा हार्ट के पास जाएगा, भाई बहुत नुकसान है भाई। हार्ट बोलेगा क्या, मैं तो तुमको ऑक्सीजन सप्लाई करता और तुम लोग खाली कचरा ही कचरा दिए जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। तो हार्ट ने क्या किया, एक दिमाग लगाया। हार्ट ने बोला कि किडनी भाई साहब यहाँ पे मुझे आपकी ज़रूरत है, किडनी भाई साहब यहाँ पे मुझे आपकी ज़रूरत है। देखो हमारे शरीर में भगवान ने क्या है, दो किडनी दिए हैं, एक किडनी ये रहा, एक किडनी ये रहा, लंग्स मत समझना, दो किडनी है, ठीक है, थोड़े पीछे साइड में होता है किडनी, ठीक है। तो होता क्या है आपको पता होगा, ये तो है हमारा हार्ट, और हार्ट से क्या निकला था पीछे की तरफ, डिसेंडिंग एओर्टा, जो किसको पेनिट्रेट करा था, डायाफ्राम को पेनिट्रेट करा था। और आपको एक और बात पता होगी कि सिर्फ डायाफ्राम को यही पेनिट्रेट नहीं कर रहा एओर्टा, इसको पेनिट्रेट कर रहा होता है इंफीरियर वीना कावा भी, याद है ना, जो नीचे से ब्लड ऊपर लेके जा रहा होता है, एग्जैक्टली exactly। तो अब होगा क्या कि भाई देखो, ये किडनी है, अब किडनी भी एक ऑर्गन है, भगवान ने दिया है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो होता क्या है कि ये डिसेंडिंग एओर्टा सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके किडनी के पास चला जाता है, ये सारा ऑक्सीजन ब्लड लेके किडनी के पास चला जाता है। कोई बात नहीं, किडनी बोलता है आ हा क्या स्वादिष्ट ब्लड था, मजा आ गया मुझे तो ऑक्सीजन रिच ब्लड खा खा के। अब किडनी का क्या होगा, अब बताओ, किडनी के अंदर भी सेल्स है, बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स है जो बहुत हार्मफुल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो एक्चुअली क्या था कि पूरे शरीर से जो गंदी ब्लड थी ना, ये ब्रेन्स के जो सेल्स होते हैं बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, बहुत ग्लूकोज खा रहे हैं, तो उतना ही उसका क्या कचरा निकलेगा, तो सारा कचरा हार्ट के पास क्या है। हार्ट बोला भाई ये कचरा मेरे लिए तो खुद खतरनाक है, अगर मैं ऐसे ही कचरा को अपने पास लेता रहा तो मैं एक दिन मर जाऊंगा। क्यों मरूंगा भाई, जाहिर सी बात है ना कि अगर ये शुद्ध ब्लड है तो हार्ट भी काम कर रहा है, तो हार्ट भी थोड़ा मोड़ा लालची होगा, अपना प्रॉफिट भी तो देखेगा ना। तो बहुत सारा आर्टरीज इस एओर्टा से क्या करता है, एओर्टा से नहीं, इनफैक्ट हाँ एओर्टा से ही निकलता है, उसके इनिशियल पार्ट से निकलता
बनता है वो अपनी तरफ ले लेता है उस मतलब कुछ आर्टरी से कुछ ब्रांचेस जो है वो हार्ट को खुद को सप्लाई करने लग जाती है। यानी ये हार्ट है और अगर यहाँ से एओर्टा निकला तो यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलेंगे जो इस हार्ट के पूरे मसल्स को सप्लाई करेंगे और वहाँ को ऑक्सीजन देंगे कि मसल्स ये लो तुम ऑक्सीजन तुम्हारा, इससे तुम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करो, एनर्जी डिराइव करो और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोनरी आर्टरीज। इसकी ब्लॉकेज हो जाती है ना तो हार्ट अटैक आ जाती है। ठीक है, अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल मतलब चिपचिपा प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये एओर्टा से निकला ब्लड ऊपर की तरफ बहुत चिपचिपा था और ये क्या हो गया मतलब अब चिपचिपा भाई जैसे बात है पूरा एकदम रोक लिया, जगह रोक लिया, अब ब्लड मिलेगा नहीं। हार्ट बोलेगा अरे मेरे पास तो ब्लड ही नहीं आ रहा है, मेरे मसल्स को साला ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, मैं मर जाएगा हाइपोक्सिया के कारण। हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन के कारण, तो हार्ट मर सकता है। तो कोरोनरी आर्टरीज बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना? तो इधर से क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस निकला और शुद्ध ब्लड लेके जिसमें ऑक्सीजन है, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन है लेकिन इसमें कचरा भी बहुत ज्यादा है, तो क्या करना है इस कचरा को फिल्टर करना है। तो ये ब्लड गया कचरा वाला, तो अब किडनी भाई साहब बोल रही है कि भाई साहब देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, हार्ट सारा कचरा का ब्लड मेरे को दे रहे हो। तो हार्ट बोलेगा कि अरे सुन ना भाई, सुन सुन मेरा काम सुन, भगवान तेरे को बनाया ना किडनी, भगवान तेरे को क्या दिया है, तेरे को यूरेटर दिया है कि नहीं दिया है? हाँ मुझे यूरेटर दिया है, तो चल यूरेटर का इस्तेमाल कर अपना और यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जा। यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जा और यहाँ पे तुम यूरेथ्रा है और यूरेथ्रा से बाहर में क्या कर दो, तुम मिक्चुरेट कर दो उसको, चाहे पेनिस हो चाहे तुम्हारा यूरेथ्रल स्फिंक्टर फीमेल्स में हो जाता है। तो उसके जरिए क्या होता है, ये पूरा यूरिन में सारा कचरा निकल जाता है। लेकिन अब तो ये तो सिर्फ कचरा निकला ना, ये तो सिर्फ कचरा निकला, ऐसा थोड़ी है कि पूरा खून का धारा बहा देंगे, भाई इंसान मर जाएगा, जितना खून है सब निकाल दोगे किडनी से तो तुम। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका अब जो ब्लड आया, अब जाहिर सी बात है सिर्फ ब्लड आता जाएगा तो किडनी फट जाएगा एक दिन, तो ब्लड को वापस ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड को भेजना भी जरूरी है ना, तो ब्लड को भेजेगा और ये कहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा आपका इंफीरियर वेना कावा के अंदर में ओपन हो जाएगा। और इंफीरियर वेना कावा अब समझना, इसके अंदर में जो प्रोडक्ट्स थे एक्सक्रेटरी वाले वो नहीं है। अब ये जो है भले ही इसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन बंदा दिल का साफ है, इसके अंदर में इतना भी कचरा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन कचरा होगा क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा आगे जाके, क्योंकि पाँव से भी इंफीरियर वेना का ब्लड लेकर तो कचरा तो होता है। ठीक है, पर इतना नहीं होता क्योंकि यहाँ से क्या 90% 99% जो था फिल्टर आउट हो गया और यहाँ से 10% वापस आता था सारा कचरा। क्या करे, लेकिन चलो थोड़ा मोड़ा चलता है कि वापस रोटेट होगा, वापस किडनी के पास आ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ गया, हार्ट के पास गया, हार्ट के ऊपर भेजा, लंग्स की तरफ भेजा और लंग्स से क्या हो गया, वापस प्योरीफाई हो गया, हार्ट के पास आया और हार्ट से सारे किडनीज के पास चला गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाउ हार्ट इज कनेक्टेड टू किडनी। ठीक है, समझ में आया बात? चलो बहुत बढ़िया, अगर इतना बात समझ में आ गया तो ये तो था आपका एक्सक्रीटरी वाला पार्ट, राइट? तो ये था टॉपिक एक्सक्रेटरी। मैंने इधर आपको बताया एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक शॉर्ट में बताया मैंने, और हाउ हार्ट कनेक्टेड। ठीक है, मैंने आपको बताया हाउ हार्ट कनेक्टेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, मैंने आपको बताया हाउ हार्ट कनेक्टेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, हाउ हार्ट कनेक्टेड टू रेस्पिरेटरी। ठीक है, ये बता दिया, रेस्पिरेटरी बता दिया। अब एक सिस्टम जिसको आप मिस कर रहे हो, बताओ कौन सा? जीआईटी। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कसम से। देखो क्या होता है, सामने से मतलब ये इंसान था, इसका टांग है, मैं सामने से देख रहा हूँ। ठीक है, इस इंसान को सामने मतलब मेरे सामने इंसान ऐसे खड़ा है, मैं इंसान को से देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या था, उसका ईसोफेगस था जो डायाफ्राम को पंक्चर कर के रखा है, और ये क्या है, इसका हार्ट है, सॉरी हार्ट कैसे आएगा यार, ये क्या है, इसका स्टमक है, और स्टमक किस में कंटिन्यू होता है बाद में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन किस में कन्वर्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन किस में जाता है, फिर लूप बनता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन बाहर से निकल जाता है। ठीक है, तो देखो एक मीन्स तो कचरा निकालने का था किडनी से, और वो लिक्विड के फॉर्म में था, यूरिन के फॉर्म में था, और ये वाले केस में क्या है, डायरेक्ट सॉलिड मैटर निकलता है। पता है ना, अभी कुछ देर पहले बताया था, यहाँ से जाता है कचरा 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 निकल जाता है, सारा कचरा सारा टिश्यू विश्यू सब निकाल देता है। ठीक है, अब होता क्या है, हाउ हार्ट इज कनेक्टेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। तो हाउ हार्ट इज कनेक्टेड अगर मैं देखूं तो आप मुझे बताना क्या यहाँ पे हार्ट था, और बताना क्या हार्ट की जो लोकेशंस थी वो क्या इस ईसोफेगस से एंटीरियर थी। सोच के बताओ, हार्ट की जो लोकेशन थी, देखो गौर से वापस, ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें हार्ट क्या, ये वाला हार्ट है, ये हार्ट है आपका, ये हार्ट है ना, ये हार्ट क्या ऊपर में है, और सबसे पीछे ईसोफेगस सबसे पीछे होता है ना, तो ईसोफेगस में क्या सबसे पीछे होगा ना। समझ में आया ना बात? अच्छा, लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी,
मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो आपका डिसेंडिंग एओर्टा है ना, ये पीछे की तरफ टर्न मारता है, और ये इतना हरामखोर होता है, इतना हरामखोर होता है कि ये इतना भयंकर पीछे की तरफ टर्न मार देता है कि ये ईसोफेगस के भी पीछे चला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि ये है आपका ईसोफेगस, ठीक है, और ये है सामने में यहाँ पे हार्ट, ठीक है। अब क्या होता है, इस हार्ट से क्या निकला, डिसेंडिंग एओर्टा, ये पीछे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाता है ना, हम बोला हार्ट, ये हार्ट था आपका, यहाँ से पीछे हार्ट के पीछे नहीं, ये इतना नहीं, ये इधर चला जाता है, समझ में आ रहा है, मतलब ये ईसोफेगस के पीछे चला जाता है ट्यूब इसका, समझ में आ रहा है आपको बात, ये ईसोफेगस के पीछे चला जाता है ट्यूब, ठीक है। तो सबसे पीछे क्या हो गया आपका, एओर्टा हो गया, डिसेंडिंग एओर्टा, फिर उसके एंटीरियर में ईसोफेगस मिलता है आपको, समझ में आ रहा है, विजुलाइज हो रहा है, और मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको और विजुलाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना सोच के रखो। तो ये हार्ट था आपका, ये हार्ट क्या है, इस हार्ट मतलब हार्ट तो क्या एंटीरियर था, लेकिन ये जो डिसेंडिंग एओर्टा निकला इससे, ये क्या था, इसके पीछे था, राइट। तो ये डिसेंडिंग एओर्टा जो है ये पीछे की तरफ है, तो इट इज लाइक कि भाई देख, ये हार्ट है और ये ईसोफेगस है, ठीक है, ये हार्ट है, ये ईसोफेगस है, और ये हार्ट है हमारा, ठीक है, ऊपर में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इससे ट्यूब निकली जो ये पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ भाई दोनों को ही आना है, तो अब होता क्या है कि ये था आपका डायाफ्राम, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारे पास आया डिसेंडिंग एओर्टा, अब बोलेगा भाई साहब, डिसेंडिंग एओर्टा बोलेगा कि मैंने अपना खून किडनी को दिया है, मैंने अपना खून किडनी को दिया, मैं पूरे शरीर को अपना खून देता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना भाई, डिसेंडिंग एओर्टा जब पीछे की तरफ जा रहा है तो मसल्स भी अटैच है ना रिब्स केज की, खुद सोच के देखो, तो वो भी एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन कर रहे हैं, उनमें भी तो भाई कचरा जमा है, तो उनको भी तो ब्लड चाहिए, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना मसल्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए, तो हर जगह सप्लाई डिसेंडिंग एओर्टा का, तो डिसेंडिंग एओर्टा नीचे गई, किडनी के पास उनको सप्लाई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसको किडनी की तरफ, किडनी है ना, यहाँ पे किडनी है, उसको सप्लाई है, किडनी सबसे पीछे होता है, सबसे पीछे होता है किडनी, मैं आपको डायग्राम से सब विजुलाइज करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है डिसेंडिंग, अब स्टमक बोलेगा कि भाई देखो मेरे पास साला इतना खाना, ये इंसान है ना, इंसान नहीं, भूखड़ अलग ही भूखड़ जानवर है, कितना ही खा लो इसका पेट ही नहीं भरता है, तो साला कभी मेरा जो मसल्स होता है कभी बहुत फूल जाता है, मतलब मैं कभी फूल जाता हूँ, मैं कभी पतला हो जाता हूँ, और कंटिन्यूसली मुझे इसको खाना को नीचे निकालना भी पड़ता है, तो साला इसको उल्टी होगा, तो कितना मेरे को मेहनत करना पड़ता है ना, तो यार थोड़ा ऑक्सीजन मेरे को भी चाहिए, थोड़ा ब्लड मेरे को भी चाहिए, तो बोलता है डिसेंडिंग होता हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए। तो ये सारा का सारा जो ब्लड है, सारा का सारा नहीं, बहुत सारा, ये पूरा क्या करता है, स्टमक को सप्लाई करता है ब्लड, ये ब्लड जो है ये इंटेस्टाइन के मसल्स को सप्लाई करता है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करेगा, लार्ज, जाहिर सी बात है पीछे की तरफ जा रहा है भाई, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ईसोफेगस है, ये तुम्हारा पेट है, और पेट के पीछे में क्या था तुम्हारा, पेट के पीछे में तुम्हारा डिसेंडिंग एओर्टा है जो कि स्टमक को सप्लाई कर दिया, नीचे गया तो इंटेस्टाइन को सप्लाई कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई कर दिया, तो सबको ऑक्सीजन को सप्लाई है भाई, सबको काम करना है, सबको इस फेसिस को पास कराना, सबको काम करना, तो इसीलिए सबको ये सप्लाई कर दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, सबको ब्लड सप्लाई करेगा तो ये साला ब्लड खा खा के मर जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो बोलेगा भाई साहब आपने जो मुझे ब्लड सप्लाई किया था मेरा काम हो गया, अब आप अपना पैसा वापस ले लो। तो ये क्या करेगा, अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वही जो अपना कचरा वाला ब्लड है, ऑक्सीजन खत्म करने के बाद अब कुछ कचरा भी होगा इसके अंदर में, ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई साहब आप वापस ले लो अपना। तो यहाँ पे क्या करेगा, याद होगा पीछे में डायाफ्राम को पंक्चर करता है इंफीरियर वीना कावा, जो दोनों किडनी को सप्लाई करता है इंफीरियर वीना कावा, और ये सारा स्टमक क्या करेगा, अपना ब्लड को किसको दे देगा, पीछे की तरफ जो है आपका इंफीरियर वीना कावा, उसको दे दिया इंफीरियर वीना कावा को, लो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, पक्का, डायरेक्ट इंफीरियर वीना कावा, नहीं डायरेक्ट इंफीरियर वीना कावा कभी नहीं होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बेस है आपका लिवर का, ठीक है। होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गन है, बाबू भैया नाम है इस ऑर्गन का, क्या नाम है, बाबू भैया, जो दारू ज्यादा पीते हैं ना, ये बाबू भैया नाराज हो जाते हैं, उनकी पुरानी हिस्ट्री, उनका पूरा फैमिली गुजर गया बाबू भैया का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो ये लीवर है हमारे पास, ठीक है। अब लीवर भाई साहब बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं यार साला सारा काम किडनी कर लेगा, हार्ट पंपिंग का काम कर लिया, दिमाग सोचने का काम कर लिया, लंग्स ऑक्सीजनेशन का, साला मैं क्या करूंगा फिर। तो किडनी बोलता है भाई थोड़ा हाथ बटा ले मेरा, तो लीवर बोलता है अच्छा ठीक है मैं तेरा हाथ बटा लेता हूँ, राइट।
तो होता क्या है कि ये जो स्टमक है, अभी स्टमक फट ना जाए, तो इधर से क्या होता है, बहुत सारा आर्टरीज निकल, बहुत सारा वेन्स निकलता है। जो वेन्स क्या होता है, किडनी की तरफ लिवर की तरफ जाता है। किधर की तरफ जाता है, लिवर की तरफ जाता है। अब ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से भी पीछे की तरफ निकल के क्या है, ये लिवर के पास चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन से भी पीछे की तरफ निकल के क्या चला गया, लिवर की तरफ चला गया। इनफैक्ट रेक्टम और एनाल कनाल से भी वेन्स निकलती हैं जो लिवर के पास जाती हैं, ताकि वो साला डिस्टर्ब ना हो जाए। भाई और तुम्हारा काम ऑक्सीजन खाना, तुम ऑक्सीजन खा चुके हो, ठीक है ना, अब तुम शांत रहो, मुझे मेरा ब्लड वापस दे दो। तो लीवर के पास गया वो ब्लड, लीवर के पास गया ब्लड। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, क्या था, खाना था ना, यहाँ पे खाना, ये खाना था। ये स्टमक में क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम होता है, एसिड होता है बहुत ज्यादा। तो ये खाना क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो बहुत सारा स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जैसे बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स तो स्टमक का वॉल से क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, तो मॉलिक्यूल्स तो छोटा होना पड़ेगा। जब मॉलिक्यूल्स छोटा होगा तो सारा का सारा मॉलिक्यूल्स कहाँ की तरफ जाएगा, वो बोलेगा कि भाई देखो, मेरा काम था डाइजेस्ट करना, वो तो मैंने कर लिया। अब अगर इंटेस्टाइन तुम एब्जॉर्व कर भी लोगे तो वो तुम उसको भेजोगे कहाँ पे, अपने पास ही रखोगे क्या? अपने पास रख लोगे तो मेरे दिमाग के पास कैसे जाएगा वो खाना, मेरे हार्ट के पास कैसे जाएगा, मेरे कोई भी हाथ पाँव के टिश्यूज उसके पास कैसे जाएगा ये खाना, है ना? तो इंटेस्टाइन बोलता भाई बात में तो दम है, ठीक है, समझ में आया ना, बात में दम है। तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि ठीक है, मैं इस खाना को एब्जॉर्ब करूंगा और मैं इस ब्लड वेसल्स के अंदर में इस खाना को डाल दूंगा, यानी मैं इस वेन्स के अंदर में इस खाने को डाल दूंगा, और ये खाना चला जाएगा। ये जो न्यूट्रिशन है, मानी कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कहाँ की तरफ चला जाएगा, ये खाना चला जाएगा हमारा लिवर की तरफ। तो लिवर भैया बोलते हैं अरे मजा आ गया हमारे को, तो हमारे पास तो खाना ही खाना है। अरे बहुत खराब चीज़ है, खाना ही खाना है, बोल क्यों? इसीलिए क्योंकि सपोज करो कोई भी एक मीडियम है, कोई भी अगर एक मीडियम है, उसके अंदर में हाइपरटोनिक है, मतलब समझ लो अंदर में उसके ना बहुत सारा आयंस है और बहुत सारा सामान भरा हुआ है, पानी बहुत कम है, तो क्या करेगा, बाहर से पानी को खींच लेगा अपनी तरफ, जाहिर सी बात है ना। ऑस्मोलैरिटी बोल के भी एक चीज होता है, पानी क्या फ्लो करेगा और ये सोलो जगह फट जाएगा। तो लीवर बोलेगा ना भैया रिस्क नहीं लेने का, तो ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। कि भाई देखो मेरे पास तो इतना सारा ग्लूकोज आया, डाइजेस्ट हो गया, चलो मेरे को शरीर के लिए बचाना है, जितना जरूरत था उतना जरूरत था, लेकिन कुछ को क्या कर देगा ये, तो मान लो कि इसके पास अगर 100 ग्लूकोज आया, 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आया, तो ये क्या कर देगा, 80 को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। बोलेगा भाई देखो हर बार तो इस इंसान का पेट चलता नहीं है, कभी कभार खाता है, लेकिन मन भर के खाता है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे बॉडी को हर टाइम खाएगा नहीं, तो पूरे बॉडी को तो हर टाइम चाहिए ग्लूकोज, ब्रेन को हर टाइम चाहिए ग्लूकोज, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ग्लाइकोजन का होना जरूरी है। तो ग्लूकोज बोलेगा, लीवर बोलेगा कि चलो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब जब मेरे पास एक खाना आ गया, क्या मेरे पास ही स्टोर रहेगा ग्लूकोज ग्लाइकोजन, अब मैं मर जाएगा अगर मैं स्टोर रखेगा तो बोलता चलो इसके पास तो अब कुछ हो नहीं सकता। तो लीवर से वेन्स निकलती हैं जिसको कहते हैं हेपेटिक वेन्स, और ये हेपेटिक वेन्स लीवर का सारा कचरा लेके निकलती हैं, और ये किस में ड्रेन करती है, इन्फीरियर वीना कावा में। किस में ड्रेन करती है, ये इन्फीरियर वीना कावा में ड्रेन करती है। आपको लग रहा होगा भाई इन्फीरियर वीना कावा साला कितना नीचे तक है, अरे तुमको क्या पता, इन्फीरियर वीना कावा बहुत नीचे तक है, वो नीचे जाके बाइफरकेट होती है इन्फीरियर वीना कावा। और ये जो एओर्टा है ना, ये भी बाइफरकेट होती है एकदम नीचे जाके, ये एकदम हमारे पेट तक प्रेजेंट होती है, पेट के भी इनफैक्ट नीचे तक प्रेजेंट होती है इन्फीरियर वीना कावा ये। और ये एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है ना। तो इन्फीरियर वेना कावा में चला गया, इसका रूट के, अब ऐसा नहीं है इन्फीरियर वेना कावा कभी नीचे नहीं ले जा सकता ब्लड, ये ऊपर ही लेके जाएगा ब्लड, ठीक है ना। ये वेन्स है, एक प्रॉपर्टी होती है आर्टरी और वेन्स की, वाल्व्स की कुछ बोल की प्रॉपर्टी होती है, बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, ये अपना ब्लड दे दिया इसमें, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो ब्लड है ये क्या खाना भर के है, तो अब इन्फीरियर वेना कावा को बधाई हो, कचरा के साथ खाना भी मिल गया, लेकिन कचरा थोड़ा कम हुआ किडनी की वजह से, ठीक है ना। तो इन्फीरियर वीना कावा का बल्ले बल्ले हो गया। अब ये खाना कहाँ चला जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा। हार्ट बोलेगा कि चलो ठीक है, ये खाना मेरे पास आया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, दोनों लंग्स के पास चला जाएगा, लंग्स के पास भी खाना हो गया, वापस पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम के पास खाना आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया, एओर्टा के पास आया। अब एओर्टा से ब्रांचेस जो हार्ट को सप्लाई करे, यानी हार्ट के पास भी खाना चला गया। अब वहां से खाना नीचे की तरफ आया और वो कहाँ चला गया, किडनी की तरफ चला गया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो खाना है ना हमारा, ग्लूकोज ग्लूकोज या जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स है, ये पूरा का पूरा खाना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब स्टमक से या तुम्हारा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, लीवर के पास गया, लीवर से वापस हार्ट के पास गया, और हार्ट से ऐसे हमारा खाना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बोलेगा भैया आपने तो हमको बता दिया खाना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्रेन था, तो ब्रेन का बताना चाहिए ना आपको। कोई बात नहीं भैया, देखो ये तो हमारे पास हार्ट था, हमने कहा था कि जिसको जिसको सप्लाई चाहिए भैया वो सप्लाई ले लो, तो राइट हैंड में चला गया, लेफ्ट हैंड में चला गया सप्लाई, ब्रेन
के पास भी राइट इधर चला गया, मतलब इधर से देखो, इधर क्या होता है, आर्टरीज होती हैं, वो क्या होती है ब्रेन के पास चली जाती है अंदर में, ठीक है। वो आर्टरीज और ब्रेन को जाके क्या करती है, ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, वहां से कचरा वापस लेके भी आती है। आर्टरी गई, वेन्स आई, वेन्स का कचरा लेके आई और सुपीरियर विना कावा से होते हुए हार्ट में ड्रेन कर दी, तो अब ग्लूकोज क्या हर जगह ही जगह हो गया, ठीक है। तो ये था ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब सीधा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ही जाएगा, इसमें ग्लाइकोजन भी ट्रांसपोर्ट होकर चला जाता है और ये हार्ट के पास जाएगा। देखो यहाँ पे मतलब यहाँ से इंफीरियर वेना का, इंफीरियर वेना का हार्ट, और हार्ट से सारा होते हुए ये सारे हमारे मसल्स के पास भी ग्लाइकोजन चले जाएंगे। इनफैक्ट अगर हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं, कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लिए तो वो भी ऐसे ही काम करती है। आपको मन में आएगा कि भाई देखो मैं तो सारा डाउन खा रहा हूँ, वो तो दिमाग पे असर करनी चाहिए, लेकिन वो एब्जॉर्व तो वो स्टमक पे नहीं करती है क्या, नहीं स्टमक पे भी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग पे असर करती है वो दवाई, और जाती है देखो ऐसे वो हर जगह से होकर दवाई जाती है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि भाई इस दिमाग पे सबसे ज्यादा असर क्यों कर रही है, बिकॉज उसके जो रिसेप्टर्स है वो दिमाग पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए। तो ये तो हो गया आपका जीआईटी कैसे हार्ट से रिलेटेड है, तो मैंने आपको बता दिया जीआईटी वाली सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है लिम्फेटिक्स का, ये कभी और डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक्स के बारे में, कि एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारा खाना ऐसा होता है ना जो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स है, इनमें क्या है, खून में क्या है, पानी है, और पानी में और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पानी में डिजोल्व भी नहीं रहते हैं, तो उन सारे केमिकल्स को क्या करें जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, तो कोई मतलब नहीं है ना लेकर जाने का, जब वो डिजोल्व ही नहीं होंगे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और खुद समझो ना भाई, देखो तुमने ऐसा केमिकल डाल दिया उस ब्लड के अंदर में जो पानी में सॉल्युबल ही नहीं, इनसॉल्युबल है, वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और उस आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे। जब उस आर्टरी को, इस आर्टरी को अगर ब्लॉक कर दे तो लीवर के पास तक खून ही नहीं जा पाएगा, लीवर के पास अगर ये ग्लूकोज वाला खून नहीं गया, क्योंकि ये कोआगुलेट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड ही ब्लड, बहुत सारा मतलब स्टमक के पास ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, और इधर भी ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, इधर भी ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये ब्लड इंफीरियर वीना कावा में नहीं जाएगा, ये ब्लड रिवर्स चला जाएगा, समझ में आ रहा है, ये बहुत डेंजर कंडीशन हो जाएगी। तो हार्ट इसीलिए हमारे पास क्या है, बॉडी हमारे पास लिम्फेटिक्स रख के रखता है, जिससे बहुत सारा केमिकल्स जो होता है हम इसको यार लिपिड्स लिपिड्स जो भी हो गए हम इसको इस लिम्फेटिक्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड में इस आर्टरी को वो ना करे। लिम्फेटिक्स में ऐसा कुछ केमिकल होता है जिसमें लिपिड्स होता है वो सॉल्युबल होता है, और वो आराम से क्या हो जाएगा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, ठीक है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है अरे बहुत इजी है यार। ये देखो इधर क्या था हमारे पास, हार्ट था, हार्ट से क्या निकला, डिसेंडिंग एओर्टा निकला, डिसेंडिंग एओर्टा, ये देखो डिसेंडिंग एओर्टा पूरा कहाँ तक गया, ये तुम्हारे जो हड्डी है ना, ये पेल्विस दोनों, यहाँ पे जो ये बड़े से हड्डी है यहाँ तक गया, यहाँ जाके देखो दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहा है ये, और बाइफरकेट करने के बाद देखो कहाँ जा रहा है, बाइफरकेट करने के बाद ये सीधा पाँव तक जा रहा है, हर जगह सप्लाई दे रहा है, ये पाँव के हर जगह में सप्लाई दे रहा है ये, और वहां से क्या हो जाएगा, हर जगह सप्लाई देगा, हर जगह ब्लड इकट्ठा ना हो जाए, तो वहां से वेन्स निकलेंगे, और वेन्स कहाँ जाएंगी, उल्टा जाएंगे। देखो अब जो वेन्स हुआ वो कहाँ गया, अब वेन्स ऊपर की तरफ जा रही हर जगह से, और यहाँ पे वेन्स क्या हो गई, यहाँ से एक मोटा वेन निकला, यहाँ से एक मोटा वेन निकला, ये दोनों वेन यहाँ पे जाके क्या हो गई, मिल गई, और यहाँ पे मिल गई, और यहाँ पे इसका नाम पड़ गया इंफीरियर वीना कावा। ये इंफीरियर वीना कावा डायफ्राम को पंक्चर करके ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, हार्ट था, और हार्ट का क्या राइट एट्रियम में डिपॉजिट कर देगा, कर देगा। और वही देखो अगर आर्टरी के बारे में बात करें तो मैंने तो सिर्फ डिसेंडिंग एओर्टा के बारे में बात किया था ना, अब देखो यहाँ से बहुत सारा ब्रांचेस है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक हो गया, या बहुत सारे ब्रांचेस, देखो यहाँ से क्या सीधा ब्रेन में जा रहा है, और ब्रेन से इधर पंक्चर करके अंदर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है ना, यहाँ से भी देखो गौर से देखो, और गौर से देख लो, ठीक है। तो बहुत सारा आपको दिखेगा यहाँ पे ब्रेन के पास जा रहा हो, ब्रेन से भी वैसे ही आ रहा होगा, देखो जब ब्रेन के पास खून गया तो ब्रेन से अब खून आएगा भी वापस, जब ब्रेन से खून आ रहा है वापस, देखो यहीं पे आया, यहाँ पे मिल गया, और जहाँ पे ये मिला इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वीना कावा, इस कॉन्फ्रेंस को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वीना कावा बोलते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को इंफीरियर वीना कावा कहते हैं, मतलब ये पूरा इंफीरियर वीना कावा है, ये सुपीरियर वीना कावा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा बड़ा, सुपीरियर वीना कावा कि इंफीरियर वीना कावा, फट से आंसर आना चाहिए कौन सा, इंफीरियर वीना कावा। और ये किसके पास चला गया, ये हार्ट के पास चला गया, और हार्ट के पास अगर गया ना ब्लड, ऑक्सीजन कम है इस ब्लड में, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है, हार्ट के पास गया, वहां से कहाँ की तरफ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से वापस होके आएगा, फिल्टर हो गया, ठीक है। चलो अगला डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई ये तो तुम्हारा मुंह था, ये तुम्हारा ईसोफेगस था, खाने की ट्यूब है, देख रहे हो, खाने की ट्यूब कंटिन्यू हो रही है, ये इसका नाम है स्टमक, तुम्हारा स्टमक है, देखो ये स्टमक हो गया तुम्हारा स्टमक, और साथ में क्या लिवर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा डायफ्राम हो गया, डायफ्राम को पंक्चर करके नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और स्टमक हो गया, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन घूम के ऐसे होके रेक्टम एनाल कैनाल होके नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। अब देखो
एक बात बताता हूँ मैं। सपोज करो तुम्हारे सामने एक बॉडी आया, तो क्या तुम जैसे बॉडी को उसका चीरा लगाओगे पेटी से, तुमको ये देखने को मिलेगा? नहीं, तुमको ये देखने को नहीं मिलेगा। अगर तुमने सामने वाला है ना, ये जो पूरा ये अगर इसको तुमने खोल दिया, इस सामने को इसको अगर तुमने खोलता हो, तो इधर क्या बहुत सारे मसल्स वसल्स मिलेंगे, ठीक है तुमको। जैसे तुम मसल्स को हटाओगे, सामने धूले का सरा मिलेगा तुमको, ठीक है। इसको ओमेंटम कहते हैं, ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ओमेंटम। ओमेंटम। क्या कहते हैं इसको? ओमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो ये तुमको ओमेंटम मिला, इस ओमेंटम को क्या तुम ऊपर की तरफ ऐसे, मतलब ऐसे रहता है, ये धूले का सहरा है, इसको ऊपर की तरफ ऐसे कर दो, ठीक है। जब तुम इसको ऊपर की तरफ करोगे, बहुत सारा फैट होता है इसके अंदर में, ठीक है ना। जब तुम इसको ऊपर की तरफ करोगे तो तुमको देखो, ये ऊपर की तरफ मैंने इसको कर दिया, ठीक है। एक्चुअली ये इधर से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है यहाँ से, ये क्या जुड़ा हुआ है यहाँ से? ये इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हमने ऊपर कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ था ये। यहाँ पे अंदर में तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तुमको दिख गया, बहुत सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप बना हुआ है। होता क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लूप होता है ना, देखो अभी क्या करते हैं, मैंने सारे लूप्स को मैंने, ये लूप्स था मैगी था, इसको पकड़ के उठाया, एक जगह से कॉमन जगह पे कनेक्टेड होता है, वहां से इसको मैंने काट दिया। इसको हम कहते हैं मिजेंट्री। ये क्या है? मिजेंट्री है। क्या है ये? मिजेंट्री, ठीक है। यहां से पूरा ये जुड़ा हुआ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन काट कटा दिया, देखो ये पूरा का पूरा फैट है, ठीक है। अभी तक हमको स्टमक, स्टमक क्या है मिला क्या? नहीं, स्टमक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला स्टमक हमको? हमने पकड़ के से उठाया, देखो हाथ के निशान बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि स्टमक तो इस साइड में है, ठीक है ना। लीवर भी इसी साइड में, इधर लीवर है, और किडनी तो एकदम पीछे है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और देखो ये आया पीछे की तरफ, रेक्टम एनल के होकर निकल गया। लेकिन ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। गौर से देखो, यूरिनरी ब्लैडर है ना। समझ में आएगा आगे? तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? ऐसे आपको इंटेस्टाइन देखने को मिल गया, ये लिवर है, देखो मैंने ये सहरा था, मैं इसके ऊपर का नहीं देखा था, मैं इसके नीचे का देख रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया। और ये स्टमक है ना, स्टमक के पीछे क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक के पीछे क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, अब एंडोक्राइन के बारे में थोड़ा बात कर ले, तो देखो भैया, दिमाग है कि नहीं आपके पास? दिमाग है। दिमाग के पास क्या? एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो क्या हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। हमारे पास गला है, गला में क्या? थायराइड ग्लैंड होता है, जो कि हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। अब देखो ये हार्ट है तुम्हारा, ठीक है। इधर मैंने बताया था लंग्स के बीच में हार्ट होता है, ये हार्ट के ठीक ऊपर में तुमको एक ग्लैंड दिखेगा, थाइमस दिखेगा, जो जैसे जैसे इंसान बढ़ते जाता है, 21-22 का होता है, तो थाइमस धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ये स्टमक है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ये सब क्या है? सब हार्मोन सेक्रेट करते हैं। थायराइड क्या? थायराइड हार्मोन सेक्रेट करेगा। थाइमस भी हार्मोन क्या करता है? थाइमोप्रोटीन, उसको थाइमोपोइटिन उसको सेक्रेट करता है। इनफैक्ट हार्ट भी क्या करता है? हार्मोन सेक्रेट करता है। कैसे करता है वो बाद में बताऊंगा, अलग मैकेनिज्म है। एयरटेल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। और ये किडनी हो गया, किडनी के ऊपर सुप्रानिनल ग्लैंड है, वो भी हार्मोन सेक्रेट करता है, किडनी में सेक्रेट करता है। स्टमक के पीछे में, स्टमक के ठीक पीछे में आपको क्या मिलेगा, मतलब पोस्टीरियर साइड में आपको क्या मिलेगा? पैनक्रियास मिलेगा, जो कि हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है। और ये आपका क्या है? मिजेंट्री वाला पार्ट है पूरा, और ये लेप्टिन सेक्रेट करता है, ठीक है। ये टेस्टिस हो गया, फीमेल में आपका ओवरीज हो गई, ये सब हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ब्रेन में खून जाता है, ठीक है। ये देखो, गौर से देखो इस चीज को, ठीक है। गौर से देखो, यहाँ पे क्या था? ये पूरा हार्ट इधर रखा हुआ है इसके ऊपर में, देखो ये पूरा जगह भी बनाया हुआ हार्ट का, ठीक है ना। ये जगह बनाया हुआ, ये इंफीरियर वीना कावा का ओपनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट रखा हुआ है, ठीक है। हार्ट रखा हुआ है, तो मुझे बताना, हार्ट जब रखा हुआ है तो ये क्या दोनों लंग्स की तरफ जा रहा है, तो क्या पल्मोनरी आर्टरी होगा, यानी यहाँ से क्या पंप निकला और ये दोनों की तरफ चला गया। मैं काट के रख दिया हार्ट को, ठीक है। और ये क्या है? हमारा एओटा, देखो एओटा क्या है? पीछे की तरफ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पीछे की तरफ। अच्छा ये क्या? सुपियर वीना कावा है। हाँ, सुपियर वीना कावा है। देखिए सुपियर वीना कावा का दो ब्रांचेस होता है, जिसको हम कहते हैं राइट ब्रेकियोसेफलिक वेन, और ये तुम्हारा लेफ्ट साइड में जिसको हम कहते हैं लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन, ठीक है। राइट ब्रेकियोसेफलिक वेन और लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन, इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो ये ब्रेकियोसेफलिक वेन है जो सुपियर वेना कावा में कंटिन्यू है, राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन इज कंटिन्यूइंग इनटू द सुपियर वेना कावा। और इनफैक्ट राइट ब्रेकोसेफलिक वेन इज ज्वाइंड बाय दिस कॉल्ड एज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। ये कौन सा वेन है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जो कि ब्रेन से होके आता है, ठीक है। जो हमारे हेड एंड नेक रीजन से आता है, एक वेन मर जाएगा ब्रेन ब्रेन कंप्रेशन से, ठीक है, ऐसा ब्लड रहेगा तो इसको एक्सटर्नल जुगुलर वेन कहते हैं। और यहाँ से तुम्हारा सुपेक्स से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? राइट सबक्लेवियन वेन, राइट सबक्लेवियन वेन कहते हैं, राइट सबक्लेवियन वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन और राइट ब्रेकोसेफलिक वेन। और सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही होगा, राइट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन हो गया, लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन हो गया, ठीक है। ओके, और ये आपका हो गया
लंग्स के पास चला गया पूरा ब्लड आपका, ठीक है। जब लंग्स के पास पूरा ब्लड चला गया तो अब लंग्स से क्या ब्लड आना भी तो चाहिए ना, मैंने कहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, रेड से देखो रिप्रेजेंट किया है। और ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम में, मतलब सारे ट्यूब्स मिलके कहाँ पे हो रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, वहां से एओर्टा से होके हुए नीचे की तरफ चला जाएगा। और यहाँ तो वो देखो एओर्टा से होते हुए ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ये जो आर्टरीज है ना जो मैंने कहा था, जो दोनों थायराइड ग्लैंड के बगल में से होके जा रही है। ओरिएंटेशन, सबसे एंटीरियर में क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है। लेकिन उधर क्या है, एक हार्ट रखा हुआ है सबसे ज्यादा एंटीरियर में, इधर लंग्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं ओरिएंटेशन। और पीछे में क्या होगा इस ट्रेकिया के, ईसोफेगस होगा, देख रहे हो ये मसल्स वाला पार्ट जो है ये ईसोफेगस है। ऐसा इतना घुमा ये एओटा, इतना घुमा, इतना नालायक निकला कि ये पीछे की तरफ चला गया ईसोफेगस के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ईसोफेगस के भी पीछे की तरफ चला गया। और देखो ईसोफेगस भी पंक्चर कर रहा है, ये एओटा भी पंक्चर कर रहा है, इनफैक्ट ये जो इंफीरियर वीना कावा है ये भी पंक्चर कर रहा है। मैंने कहा था जस्टिफाई हो गया, देखो गौर से पार्ट, ये तुम्हारा क्या था, ट्रेकिया था, ये तुम्हारा क्या है, ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया, और ये तुम्हारा देखो ट्रेकिया के पीछे चला गया, इनफैक्ट इतना पीछे चला गया कि ट्रेकिया को पीछे करते हुए ईसोफेगस के भी पीछे चला गया, देखो ईसोफेगस के भी पीछे है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। देखो गौर से देखना, इधर क्या निकला, ये तुम्हारा निकला एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल जुगुलर, देखो वेन से ना जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी तो ऊपर की तरफ जाएंगी ना, तो ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन कह गए, और ये अंदर की तरफ है तो इसको इंटरनल जुगुलर वेन कह गए, ठीक है। अभी देखो ये आर्टरी से अगर गौर से तुम देखोगे इस आर्टरी को ना, वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मतलब ये थोड़े सुपरफिशियल इसका नाम इसका एक्सटर्नल पड़ेगा, और थोड़ा इंटरनल इसका नाम क्या पड़ेगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, तुम्हारी थायराइड ग्लैंड्स हो गई, देखो कैसे अब तुमको डिमार्केट करना है कि कैसे एक तुम्हारा जो वेन है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल जुगुलर वेन, वो इंटरनल जुगुलर वेन कैसे इस थायराइड ग्लैंड को सप्लाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलो ठीक है। और ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के अराउंड तुम्हारा क्या हो गया, ग्लैंड हो गया, राइट। अब तुमको देखना ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि देखो कैसे एकदम ये राइट साइड, मतलब ऐसे करके दिखा रहा है, मतलब राइट साइड पार्ट है, ये राइट साइड पार्ट है, और वहाँ पे ये एकदम एक्सटर्नल सरफेस है, ठीक है। और वहाँ से इंटरनल ऐसे कैसे होते होते कैसे ब्रेन के इधर आएगा, और इसके अंदर में इधर क्या रखा हुआ है, इस हड्डी के अंदर ब्रेन रखा हुआ है, कैसे इसको सप्लाई कर रहा है ब्रेन को, समझ में आ रहा है। देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात, ये था हार्ट, ये था डायफ्राम, ये हार्ट हो गया, ये लंग्स हो गया, लंग्स को ऊपर करके रखा, ये हार्ट के ऊपर तुमको क्या मिल गया, थाइमस मिल गया। और यहाँ पे तुम्हारे को क्या मिल गया, ये ब्रांचेस मिल गई, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी या गलत, ये राइट पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, बोलो क्यों, ये तो लंग्स में से सप्लाई करती है ना। तो ये क्या हो गई तुम्हारी, दैट इज कॉल्ड एज राइट ब्रेकोसेप्लिक वेन और लेफ्ट ब्रेकोसेप्लिक वेन। और उसकी क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, और भी बहुत सारे ब्रांचेस है, स्क्लेवियन वेन है, सब है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, खाली ओरिएंटेशन ले लो एक बार, इसका ओरिएंटेशन लो, देखो कैसे ये सप्लाई कर रही है स्टमक में, ठीक है। गौर से देखना, ये तुम्हारा क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा है जो पीछे की तरफ जा रहा है, ईसोफेगस से भी पीछे की तरफ है, डिसेंडिंग एओर्टा देखो यहाँ निकला, यहाँ से होते हुए यहाँ निकला है, ठीक है, पीछे की तरफ से होकर निकल रहा है ये डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है ना। और देखो यहाँ से इसके क्या बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, और बहुत सारे ब्रांचेस जो निकल रहे हैं वो कुछ स्टमक को सप्लाई करेंगे, इनफैक्ट ये ब्रांचेस लीवर को भी सप्लाई करती हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हेपेटिक आर्टरीज बोलती हैं उनको हम, ठीक है। और देखो वेन्स के बारे में बात करेंगे तो देखो लिवर है, लिवर से क्या क्या हुआ, ये स्टमक था, इस स्टमक से बहुत सारी वेन्स निकली, इंटेस्टाइन से बहुत सारी वेन्स निकली, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सारी वेन्स निकली, जो कहाँ गई, लीवर के पास गई, लीवर से कहाँ चली गई है, इन्फीरियर वीना कावा के पास चली गई, इन्फीरियर वीना कावा गया, इसको पेनिट्रेट करके रखा है, और इन्फीरियर वीना कावा का हार्ट पे चला गया, ठीक है, क्या समझ में आया। और इनफैक्ट पूरा रिब केज भी क्या है, पूरा किस में ड्रेन कर रहा होता है, इन्फीरियर वीना कावा में ड्रेन कर रहा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा, ईजी है वैसे, कोई हार्ड नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। अभी देखो किडनी वाला पार्ट दिखाता हूँ मैं तुमको, ठीक है। जैसे मैंने कहा सबसे पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, किडनी होता है, देखो गौर से एक और बार डायग्राम, ओरिएंटेशन ले लो बस। ये तुम्हारा हार्ट है, इसके अगल बगल क्या है, लंग्स है। तो देखिए ये हो गई वर्टिब्रा, एक्चुअली वर्टिब्रा लेवल पे भी नहीं होती, थोड़ी सी आगे की तरफ होती है किडनी, ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। और ये पूरी की पूरी क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, पूरी की पूरी क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा है, जो हर जगह सप्लाई दे रही है, चाहे स्टमक में हो चाहे इंटेस्टाइन में हो, हर जगह सप्लाई दे रही है, और वहाँ से वेंस निकल रही है जो लिवर की तरफ जा रही है, और लिवर से कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा होगा आपको, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इस डायग्राम को देखो, बहुत ज़रूरी है डायग्राम, ठीक है। ये आपका किडनी हो गया, इधर से क्या एओर्टा आया, ठीक है, ये एओर्टा किसको सप्लाई करती है, ये स्टमक को सप्लाई करती है, स्टमक को सप्लाई करेगी, बहुत बढ़िया, वहाँ से कहाँ, लीवर की तरफ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ से किडनी को भी सप्लाई हो रहा है, और वहाँ से क्या निकल रहा है, वेंस निकल रहा है, देखो। अब किडनी से क्या निकला, वेंस निकला, किडनी से जो वेंस निकला वो कहाँ की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, काम खत्म। तो मतलब ऐसा नहीं है, कोई इन्फीरियर वीना कावा का कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। मतलब इन्फीरियर वीना कावा में डायरेक्ट चला गया, सीधा सा बात है, डायरेक्ट हेपेटिक वेंस, इस सब का कोई समस्या नहीं है, क्यों जाएगा।
गौर से देखो इस डायग्राम को। ये स्टमक हो गया तुम्हारा, ये पूरा का पूरा स्टमक है, ये एरिया, ठीक है। जब ये स्टमक पूरा का पूरा एरिया हो गया, ये तुम्हारे पास क्या मिल गया तुमको, एओर्टा का पार्ट मिल गया जो सप्लाई करा, देखो पूरा स्टमक को सप्लाई करके रखा है, पूरा स्टमक को सप्लाई करके रखा है। बगल में तुमको क्या मिल गया, राइट साइड में तुमको क्या मिल गया, इंफीरियर वीना कावा मिल गया, इंफीरियर वीना कावा है, ठीक है, जो किडनीज को हेपेटिक वेन से सप्लाई कर रही होती है, सब बताया हुआ है। अच्छा देखो अब क्या किया मैंने, इस स्टमक को मैंने काट दिया, इस स्टमक को मैंने यहाँ से और यहाँ से पकड़ा और कैंची से काट दिया, खट खट खट। जब कैंची से काटा इसको निकाला, देखो पीछे में तुमको क्या पेनक्रियास दिख रहा है, ये देखो पीछे में क्या है, इसके पेनक्रियास, मैंने कहा था पीछे में क्या होता है, पेनक्रियास होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि देखो ये जो तुम्हारा आर्टरी है ना, ये तुम्हारा ये एओर्टा है, ये एओर्टा के ब्रांचेस जो है इस पेनक्रियास के ऊपर में भी लग रहे हैं, देखो इस पेनक्रियास के ऊपर में लग रहे हैं, और ये तुम्हारा स्प्लीन होता है, ठीक है। तो पेनक्रियास के ऊपर में भी जा रहा है ये पूरा खून का मजेदार धारा, ठीक है। और पेनक्रियास से क्या बहुत सारा हार्मोन निकल रहा होता है, इंसुलिन, इंसुलिन जो रिलीज होता है, और वो किस में रिलीज होगा, वो रिलीज होगा वेन्स में, और वेन्स कहाँ पे जाएगा, वो वेन्स जाएगा आपके पास लिवर में, और इनफैक्ट उसी वेन को हम कहते हैं पोर्टल वेन, क्या कहते हैं, पोर्टल वेन, सुपीरियर मिजेंट्री वेन, इंफीरियर मिजेंट्री वेन, और ये तो डायरेक्ट पोर्टल वेन में जाएगा, खैर तो ये पोर्टल वेन में जाएगा और लीवर के पास चला जाएगा, और इनफैक्ट लीवर के पास क्या इंसुलिन, इंसुलिन हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैनक्रियाज जो है वो अब तुम्हारा निकालेंगी इंसुलिन, वो इंसुलिन डायरेक्ट जाएगा लीवर के पास, लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन का स्टोरेज भरा पड़ा था, वहां पे इंसुलिन एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा पूरे बॉडी में ऐड करता है, पेरिफेरल ऑर्गन में भी ऐड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और डिटेल स्टडी में अगर जाना है तो ये स्टमक था, ये स्टमक था, स्टमक को काट के निकाल दिया, उसके पीछे में तुमको पैनक्रियास मिला, ठीक है। उससे थोड़ा नीचे में आएगा तुमको क्या है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो दुनिया भर का पड़ा, ये लूप है, ठीक है, ये पूरा लूप है, ये ऐसे ऐसे मैंने टांग के रखा है, ठीक है, इस लूप को ऐसे इसके ऊपर रखा हुआ रहता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। ये लूप का पूरा सिस्टम है जो मैं इसको टांग के रखा हूँ, और क्या करता हूँ मैं इसको जाके इसमें प्लेस कर दूंगा एज इट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और देखो ये हर जगह सप्लाई कर रहा है, हर जगह कैसे सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये देखो बताया था कि ये पैनक्रियास है, पैनक्रियास से क्या वेन्स निकली, क्या बोलते हैं इसको, पैनक्रियाटिक वेन बोलते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ से आ रही इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन बोलते हैं, खैर कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पोर्टल वेन हो गया, हेपेटिक पोर्टल वेन, यस दिस इज द हेपेटिक पोर्टल वेन, याद है अभी बताया था कुछ देर पहले कि सारा सप्लाई कैसे लीवर के पास चला जाएगा, बाय दिस वेन इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वेन। देखो सब इसमें कनेक्ट कर रहा है, स्टमक भी कनेक्ट कर रहा है, पैनक्रियास भी कनेक्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन भी कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन, इसलिए पोर्टल वेन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सब हाँ, सो दिस इज द डायग्राम, फाइनल डायग्राम, इंटेस्टाइन, स्टमक, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से गया तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से गया इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। ये बताइए देखो, किडनी था, यूरेटर था, ओपन हो गया, और पीछे की तरफ तुम्हारा क्या था, जहाँ पे तो एक्सक्रेशन करने का तुमको दो रास्ता मिल गया, ठीक है। बस यही था। आई होप आपको ये पूरा सिस्टम और ये पूरा कोऑर्डिनेशन समझ में आया हो। मैंने अपना बेस्ट समझाने का ट्राई किया है, अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है कंसेप्ट जो आपको समझना चाहिए, तो आप प्लीज़ टेक्स्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच।